बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वो समय आ गया है, आपने बहुत मांग की है कि भाई हमको बताइए पेपर कैसे हल करना है। तो बिल्कुल आप आइए, ये मेरे पास पेपर है। ये पेपर आपका 2020 में हुआ और ये सामान्य हिंदी का पेपर। आज हम इसको हल करके, यानी जो हल करवाया हमने एक बच्चे से और बेहतरीन ढंग से उसने हल किया, कैसे हम उसको चेक करेंगे और कैसे उसने कहीं गलतियां की हैं अथवा ये बेहतर तरीका है। आइए हम पूरे वीडियो में देखने के उपरांत ये समझ पाएंगे कि ये बेहतर तरीका कॉपी लिखने का है अथवा उसने कुछ गलतियां की हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो कौन सी है। तो हम जानते हैं सीधे सीधे कि आनंद कादम्बिनी है। तो बच्चे ने लिखा यहां प्रश्नोत्तर नंबर 1, आपको सबसे पहले खंड का डाल लेना है। ये खंड का आपका पड़ा हुआ है और आपको खंड का डाल लेना है। यहां पर खंड का बच्चे ने डाला, बिल्कुल राइट बात है, उसने सही किया, यहां पे खंड का डाल दिया। फिर बच्चे ने डाला का, यानी का है तो उसने डाला प्रश्नोत्तर नंबर जो है 1, ये आपका 1 नंबर है, ठीक है, ये आपका जो 1 नंबर है। तो उस बच्चे ने भी क्या किया, यहां पर 1 नंबर प्रश्नोत्तर नंबर डाल दिया और उसका ये का आंसर आप दे रहा है तो ये का भी उसने डाल दिया, ठीक है, ये का वाला भी उसने डाल दिया। अब देखिए, का में पहला आंसर उसका सही है, आनंद कादम्बिनी, बिल्कुल राइट आंसर, उसका 1 अंक यहां पर निर्धारित हुआ, वो मिल गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का दूसरा ही है, यानी आप यह कोशिश कीजिए कि आप सीरियल बनाए रखें, यानी कि आपको तारतम्यता क्रमबद्धता बनाए रखनी है। ये नहीं कि यहां पहले का उत्तर दे दिया फिर चौथे का उत्तर 3 पेज बाद दे रहे हैं और बीच में कोई और प्रश्न। अगर आप ऐसा करते हैं तो हालांकि आपकी कॉपी चेक होगी, लेकिन उसमें आपको ही दिक्कत हो सकती है और एग्जामिनर को भी दिक्कत होगी, जो चेक करने वाला है उस चेकर को भी दिक्कत हो जाएगी। तो उसने दूसरा प्रश्न जो है, ध्रुवस्वामिनी के नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ठीक इसी तरह जो भी उसके उत्तर हैं, प्रेमचंद की कहानी का नाम जो है वो क्या है, कफन है। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है, तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है, ठीक है, ये वीरगाथा काल की रचना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, ज्ञानाश्रयी, ठीक है, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास हैं। और कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है। और सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की है। तो इस बच्चे ने सारे आंसर सही दिए हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, ये तो का लिख दिया इस बच्चे ने, थोड़ा सा दिक्कत की है, का नहीं लिखना चाहिए। बस प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो गया ना, और फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए का खा गा घा, ये तो का खा गा घा, उसका तारतम्यता बिल्कुल सही है, तो एक इसमें भी पा जाता है, एक इसमें और एक इसमें भी वो पा जाता है। आगे देखिए, इस बच्चे ने यहां पर क्या लिखा है, देखिए फिर बच्चे ने क्या किया, ये भी इसका राइट आंसर है, इसका राइट इसका, लेकिन ये जो का उसने लिखा का नहीं, बिल्कुल सही है, उसको लिखना चाहिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा 2 का गा, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल उसी तरह लिखिए। देखिए यहां पर 2 स्टार्ट हो जाता, 2 का का खा गा घांगा, तो 2 का खा गा घांगा उसने यहां पर कर दिया है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो इसको भी पूरे यहां पर अंक मिलेंगे क्योंकि उसने पूरा सही लिखा है। फिर यहां प्रकृति के कवि हैं, ये भी दोनों राइट, तो इसके 10 में से पूरे 10 यहां पर हो जाते हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए, ये उसने आगे लिखा, आगे क्या उसने लिखा, आगे उसने लिखा है ये जो गद्यांश आया है, अगला जो उसका प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित, तो उसने माता अपने सब पुत्रों को समान भाव, तो बिल्कुल उसने ये बहुत बढ़िया तरीका अपनाया कि यहां पर ये डॉट डॉट कर दिया ताकि एग्जामिनर को समझने में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा, उसने ये कर दिया। पाठ का देखो बिल्कुल उसी तारतम्यता में वो उत्तर दे रहा है, वो उत्तर बहुत ही तारतम्यता में दे रहा है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। कि का वाला प्रश्न है, पुत्र को समान भाव कौन रखती है, समान अधिकार का भागी कौन है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, अनंत और जनपद का अर्थ लिखिए, पाठ का शीर्षक लेखक का नाम, ठीक है। तो पहला ही है, तो उस बच्चे ने थोड़ा सा गलती की है, थोड़ा सा ये गलती कर दी कि पाठ का नाम शीर्षक नाम का वाला जो है पुत्र को समान भाव से, लेकिन नहीं, हाँ वो बात सही है, इसने ये वाला बिल्कुल उत्तर लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, ये उसने प्रथम जो है इसका उसने उत्तर नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप अथवा करके नीचे वाले इसमें 2 में से एक का आपको उत्तर देना होगा, चाहे आप इस गद्यांश का दीजिए चाहे इस गद्यांश का दीजिए। तो ये बहुत ही सही तरीका इसने किया, ये मुझे अच्छा लगा, ये तरीका बहुत अच्छा है। ये देखिए उसने कहा पाठ का शीर्षक लेखक का नाम, उसने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया, 1 अंक यहां पर 1 1 2 2 अंक मिल जाते हैं, ये इसके 1 और 1 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, रविन्द्रनाथ ने, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर उसने ये भी दिया। रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव, तो भारतवर्ष को उसने कहा है।
रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चे ने कर दी है, और लेकिन ये जो आपका चिन्ह बच्चे ने लगाया थोड़ा सा अच्छा चिन्ह नहीं है। हमें विवरण चिन्ह हमेशा ये लगाना चाहिए, ये वाला विवरण चिन्ह अगर लगाते हैं तो बेहतर रहता है, ये विवरण चिन्ह हुआ करता है। सो बहुत ही बेहतर है। अब आप देखिए ये उसने बिल्कुल राइट कर दिया, तो 2 अंक यहां पर भी मिल जाते हैं, 2 अंक यहां पर भी मिल जाते हैं उसको। तो इस प्रकार जो है ये भी उसने बहुत अच्छा किया। यहां पर भी 2 अंक। आर्य शक हूण भारतवर्ष आए, कौन कौन आए? आर्य शक हूण, ये प्रश्न उसका था कि आर्य शक हूण कहां आए, तो भारतवर्ष में आए, तो बिल्कुल राइट आंसर उसने ये भी दे दिया। आगे देखिए, अब आगे देखिए यहां पर जो आपका उत्तर है, देखिए इस बच्चे ने बहुत ही बेहतर किया है। यहां पर उसने पद्यांश का एक हल दिया है, और हे जग जीवन के कर्णधार, देखो ये वाला हे जग जीवन के कर्णधार वाला उसने आंसर दिया है। इन 5 प्रश्नों का उसने आंसर दिया है। तो ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां पर चिन्ह उसने फिर गलत लगाया है, यहां पर चिन्ह बस विवरण चिन्ह आपको ध्यान देना है, ये वाला विवरण चिन्ह लगा देना है। तो पहले है कविता का शीर्षक और लेखक का नाम, तो उसने नौका विहार और पंत कर दिया है, बिल्कुल राइट, 2 अंक यहां पर मिल जाते हैं। और इसने व्याख्या भी अच्छी की है, तो 2 अंक यहां पर भी मिल जाते हैं। और देखिए बच्चों यहां पर आपको जो हाशिया खींचना है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह, और इधर बिल्कुल नहीं खींचना है, इस कॉपी के इस तरफ कोई हाशिया वाशिया नहीं खींचना है, कोई लाइन नहीं खींचनी है। ये पीछे पन्ने की दिखाई दे रही यहाँ की, ये इधर नहीं खींचनी है। इधर खींचने से क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है बच्चे को कुछ आता नहीं है, ये बहुत कॉपी भरने की इस जल्दी में है बच्चा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। इसने ये तीनों आंसर सही दिए, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, और ये 2 अंक यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे देखिए आप सबके लिए मैं ये दे रहा हूं कि आपको भी ऐसे ही कॉपी लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप बेहतर अंक पा सकें। अब देखिए आगे आता है प्रश्न आपका, ये आगे प्रश्न आएगा आपका कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में देना है, 5 अंक का है, ठीक है, और रचनाएं भी लिखनी है, 2 प्रमुख कृतियां लिखनी है। तो आप इस बच्चे ने दिया है आंसर, आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये वाला। तो आइए देखते हैं, जीवन परिचय उसने थोड़ा सा दे दिया है, बहुत थोड़ा सा लंबा कर दिया है, इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ठीक है, कम ना लिखो आप, ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्यिक परिचय, राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार, बहुत बेहतर लिखा, राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही राइटिंग आपकी इससे अच्छी बने तो बहुत अच्छा है। फिलहाल राइटिंग मीडियम है, बहुत ना अच्छी है ना खराब है। तो ये कृतियां भी उसने 2 कही तो तमाम लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, आप कम मत लिखिए, ज्यादा लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा ये थोड़ा सा कितने अंक का है, ये 5 अंक का है, ये 5 अंक का है, तो इसको पूरे यहाँ पर 5 अंक मिल जाएंगे, और कहीं कहीं इसको 4.5 भी दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत की होगी, इसलिए 5 अंक नहीं, पूरे 4.5 अंक यहाँ पर इसको दिए जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये शब्दों की गलतियां उसने कर दी होंगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब एक कवि का जीवन परिचय, देखो प्रश्नोत्तर नंबर 5 का तारतम्यता चली आ रही है, सीरियल चला आ रहा है, क्रमबद्धता चली आ रही, कोई दिक्कत नहीं, क्रमबद्ध है। तो ये प्रसाद का जो है उसने देखो यहाँ पर जीवन परिचय, एक साहित्यिक परिचय, एक लेखक का और एक कवि का देना होता, तो जयशंकर प्रसाद का बच्चे ने किया है, बेहतर है, जयशंकर प्रसाद का कर दिया, बहुत ही अच्छा है। जयशंकर प्रसाद देखिए ये बहुत ही अच्छा लिखा इसने, चलो ये जीवन परिचय अच्छा है, तो इसको भी 4.5 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। 5 अंक है, लेकिन आधे अंक इसलिए काटा जाता है क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर होगी, कहीं ना कहीं कामाहलन बिंदी की व्याकरणिक त्रुटियों के लिए काट लिया जाता, तो ये 4.5 अंक इसको मिल गया। आगे देखिए, फिर एक आता है अगला प्रश्न, जो है इस पेपर का अगला प्रश्न है कि बहादुर अथवा, अगला प्रश्न है बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए, ठीक है। अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा शब्द हैं, देखिए बहुत बहादुर कहानी का कथावस्तु, ये बहुत ज्यादा शब्द इस बच्चे ने किए हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छा लिखा है, इसलिए इसको भी अंक कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम नहीं लिखा उसने ना, ज्यादा लिखा। तो ये पूरा का पूरा कितने अंकों का है, ये भी आप देखिए कितने अंकों का है, तो ये बहादुर आपका 5 अंक का है, 5 अंक का, ठीक है, बहादुर 5 अंक का है, तो इसको भी इसमें 4.5 ही मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 4.5 अंक मिलेगा, ठीक है, 4.5 अंक मिलेगा, क्योंकि आधा अंक जरूर काटा जाता है। अब ऐसी विधा नहीं है, 5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए उसको 4.5 दिया है, ताकि बच्चा जो है कहीं ना कहीं गलती किया हो तो उसका जो है वो एक प्रकार से टैक्स काट लिया गया है आधे अंक में, ठीक है। तो आप समझते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये जो चाह रहे थे कि कैसे लिखना है, तो मैं बताए दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप उसको जो है सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा, तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। फिर अगला है
खंड काव्य, तो हमारे यहाँ का जो खंड काव्य है वो आलोक व्रत है। तो बच्चे ने आलोक व्रत खंड काव्य से गांधी जी का चरित्र चित्रण किया है, अथवा एक करना है तो एक ही, तो उसने गांधी जी का चरित्र चित्रण किया है। बेहतर है, 80 शब्दों में करना था लेकिन ज्यादा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्याकरणिक त्रुटियां हैं तो आधा अंक यहाँ पर भी हम इसका काटेंगे। ठीक है, आधा अंक यहाँ पर भी काट लेंगे क्योंकि व्याकरणिक त्रुटियां उसने कर दी, यहाँ पे चिन्हों की त्रुटियां की हैं। तो ये चिन्हों की त्रुटियों की वजह से जो है इस ये विवरण चिन्ह लगाना चाहिए था, ये वाला विवरण चिन्ह बता देना, ये वाला एक विवरण चिन्ह होता है, यो लगाया जाता है तो बेहतर रहता है। या तो फिर आप योजक डैश चिन्ह लगा दीजिए, ये भी लंबा वाला विवरण चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी 4.5 अंक हम इसको दे देते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, ये आता है संस्कृत। आपका जो है अगला प्रश्न जो आता है वो संस्कृत खंड से आता है, खंड खा। खंड खा, अब यहाँ पर देखिए खंड का जो है 7 के अंगा से समाप्त हो जाता है। अब 7 के अंगा से खंड का, अब खंड खा आता है, ये खंड खा है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने गलती कर दी है, यहाँ पर खंड खा इसको डालना चाहिए था, नहीं डाला। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको ताकि आपका जो है कहीं पर भी कमी न रहे, बहुत ही अच्छे अंक पाएं आप देखिए, इसने बिल्कुल संदर्भ लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ा सा ओवर राइटिंग इसने कर दी है तो इसको जो है ये 7 अंक का है, तो यहाँ पर जो है अब इसको 7 के 7 दे दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, 7 भी दिए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है संदर्भ। और ये केवल विवरण चिन्ह इसका गड़बड़ हुआ है, ये विवरण चिन्ह सही है लेकिन ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसने सुख चाहने वाले को, देखो ये वाला जो श्लोक है सुखार्थिनो कुतो विद्या वाला, तो इसका इसने हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, देखिए इसने इसकी हिंदी अनुवाद किया है, बढ़िया है। और ये 7 अंक का ये भी आएगा आपको, 7 अंक इसको ये मिल जाएंगे। तो आगे देखिए, आगे देखिए, ये जो रहा आपका प्रश्नोत्तर नंबर 9 का। तो अब 9 में देखिए क्या है, 9 में क्या है, 9 का है अपना उल्लू सीधा करना, किसी एक का है ना, किसी एक का जो है अर्थ लिखकर, तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना और वाक्य प्रयोग कर दीजिए, वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल राइट है, 2 अंक इसमें मिल जाएंगे, 2 अंक का है, क्योंकि 1 अंक इसका मिलेगा और 1 अंक इसका मिलेगा, यानी कि वाक्य प्रयोग का 1 अंक और 1 अंक मुहावरे के अर्थ का मिलता है। फिर नंबर जो प्रश्नोत्तर नंबर 10 है, इस 10 का है कि संधि विच्छेद का सही चयन करना है, तो ये भी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो का जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और इधर जी थर्ड तीनों देना है। तो हिमधन आलया हिमालय कविंद्रा और ने अनम, ये तीनों में 1-1 अंक है, तो 1-1 अंक इसको मिल जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर 10 का खा आया है, और ये 10 जो प्रश्नोत्तर नंबर 10 है वो कह रहा है 10 का खा, आत्मने में विभक्ति और वचन लिखना है, राज्ञा में विभक्ति एवं वचन लिखना है। तो चतुर्थी एक वचन है, तृतीया एक वचन है, 1-1 अंक इसका भी इसको मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है वसन और व्यसन। तो वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यसन माने आदत होती है, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण मतलब उच्च जाति। तो यहाँ पर भी उसने सही कर दिया, तो 1-1 अंक। इनमें बच्चों अंक नहीं कटते हैं, इनमें जो है अंक नहीं कटते हैं, बहुत ही बेहतर अंक मिलते हैं। जो भी सही लिखता है उसको पूरे अंक मिलते हैं, नहीं लिखता तो पूरे चले भी जाते हैं। फिर जो है ये फिर 11 नंबर प्रश्न आता है, 11 नंबर में कहता है, 11 नंबर का जो ये प्रश्न आता है ये वाला खा वाला, ये खा वाला कहता है कि एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है, 2 अर्थ, तो काल के अली के शिव के, तो काल का उसने लिखा है, एक ही शब्द के लिखना है, देखो तो एक ही शब्द का लिखिए। तो फर्स्ट का है, फर्स्ट के फर्स्ट का कर दिया उसने काल, फर्स्ट के फर्स्ट का मतलब यहाँ पे देखो उसने गलती कर दी है, क्योंकि खा है और खा का फर्स्ट यहाँ पे डबल बार डाल दिया, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। मृत्यु और समय, तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल जाते हैं, क्योंकि एक अर्थ लिखता अगर उसका तो 1 अंक, और 2 अर्थ लिखना है तो 2 अंक यहाँ के मिलेंगे उसको। फिर 11 का गा आता है, गा में अनुकरण करने योग्य, तो अनुकरणीय हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। तो अनुकरणीय और जिज्ञासु इसने लिखा, तो यहाँ पर भी 1-1 अंक इसको मिल जाता है। आगे देखिए, फिर आप जो है किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो
तो पुत्री पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, मैंने भोजन, तो उसने लिखा है लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, राइट आंसर। मैंने भोजन कर लिया है, राइट आंसर। तो एक यहाँ 2 अंक यहाँ पर भी उसको मिल जाते हैं। आगे है 12वां प्रश्न कह रहा है, 12वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है, वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण, रस छंद और अलंकार आया। तो अब यहाँ पर देखते हैं उसने क्या क्या सही किया है। तो उसको वियोग श्रृंगार का लिखना है, तो उसने वियोग श्रृंगार का लिख दिया, ठीक है। वियोग श्रृंगार का लिखा है, जिस रचना में नायक एवं नायिका का के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार। थोड़ा सा इसने बहुत सटीक नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंक कटने का डर है, इसलिए यहाँ पर इसको 1.5 अंक मिलता है, ठीक है। यहाँ पूरा 2 नहीं मिलेगा, 1.5 मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सटीक वर्णन उसने नहीं किया है। आगे देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार की उसने परिभाषा लिखी है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी है। तो उपमा अलंकार में जो है ये भी 2 अंक का है। उपमा अलंकार, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द सरिस, सम, समान आदि होते हैं। सही है, और ये भी सही है, और इसके ये भी सही है। तो यहाँ पर पूरा 2 अंक मिल जाता है, ठीक है। 2 अंक यहाँ पर भी इसको मिलेंगे। आगे देखिए, सोरठा छंद का उसने लक्षण उदाहरण सहित लिखा है। तो दोहे का उल्टा होता है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ मात्राएं जो उसने निकाली हैं देख लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11, 11 यहाँ हो गई, और 4 2 6 4 10 3 13, बिल्कुल 11 और 13 सही है। तो यहाँ पर भी 2 अंक उसको मिलेंगे। अब देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है, ये तो 12वां, 13वां प्रश्न कह रहा है, अपने नगर के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए आपको उचित अधिकारी को आवेदन पत्र देना है। प्रदूषण उत्पन्न स्थिति को वर्णन कर लीजिए। तो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी वाला वही बात है, चाहे प्रदूषण कहिए चाहे गंदगी कहिए, लेकिन इसने बहुत सही यहाँ पर काम नहीं किया है, क्योंकि जैसा यहाँ पर विषय दिया गया हो, अपने नगर के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको विषय डालना है कि नगर के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की सूचना हेतु, ठीक है, वो विषय लिखना चाहिए था, लेकिन मोहल्ले में व्याप्त गंदगी लिख दी, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आई। लेकिन फिलहाल उसने यहाँ सही लिखा, पूरा उसका फॉर्मेट सही है, इसलिए ये 6 अंक का है। तो यहाँ पर 5 अंक इसको दिए जाते हैं, 5 अंक, ठीक है। आगे देखिए, फिर अगला निबंध आता है। निबंध देखिए क्या तरीका है निबंध लिखने का। निबंध लिखने का बेहतर तरीका अपनाया गया है कि नहीं, आइए देखते हैं। रूपरेखा उसने पहले बना ली, बहुत ही अच्छी बात है जो रूपरेखा बनाई है। 9 अंक का आपका आता है। एक अपनी भाषा शैली में लिखना है। 2 और 7, अब इस 2 और 7 का मतलब यही है, पहले रूपरेखा बनानी है आपको 2 अंक की, और फिर 7 अंक आपको निबंध के मिलने हैं अगर आप हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 और 7 9 बनाया गया, समझ गए आप। आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले उसने रूपरेखा बनाई, जो रूपरेखा बनाई उसी के आधार पर उसने हेडिंग्स बनाई हैं। प्रस्तावना जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए, वही हमारा पर्यावरण है। थोड़ी सी गलतियां हुई होंगी, ये स्वाभाविक हैं, क्योंकि मात्राएं कामा हलंत की बिंदी और की मात्राएं हो जाती हैं। व्याकरणिक त्रुटियां निम्नलिखित रूप हैं, यहाँ पर डैश का देखो, यहाँ पर निम्नलिखित रूप है, यहाँ पर डैश का प्रयोग करना चाहिए था। निम्नलिखित रूप जहाँ पे लिखे निम्नलिखित है या निम्नांकित है, तो वहाँ पे ये पूर्ण विराम नहीं, यहाँ पे डैश होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने डैश का प्रयोग नहीं किया, तो ये एक त्रुटि मानी जा सकती है, ठीक है। जल प्रदूषण, ठीक है, ये सही है। चलिए यहाँ पर भी सही है। तो यहाँ उसने रूपरेखा बहुत सही लिखी है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक मिल जाते हैं उसको रूपरेखा की। आगे देखिए, क्योंकि अब पेपर के हिसाब से तो यही देखा जा सकता है, क्योंकि पेपर में 2 और 7 हैं, तो ये 2 अंक आपके रूपरेखा के हैं। ये सही है। ध्वनि प्रदूषण वगैरह बहुत सही उसने सटीक लिखा। रासायनिक प्रदूषण ये भी सही लिखा, ये सही है। और अंत में देखिए, समस्या का समाधान निराकरण क्या है, ये उपसंहार भी उसने सही लिखा है। तो 2 वहां मिले थे और बचे थे 7 अंक, तो 7 अंक में से 6 अंक यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। 7 अंक, तो 6 2 8 हो जाते हैं इसके अंक। तो अब देखते हैं इसके पूरे अंक कितने निकलते हैं। तो ये 6 अंक यहाँ पर उसने पाए, 6 यहाँ पे मिले इसको, और 2 यहाँ 8 मिले, 8 मिले, और 8 के बाद ये देखिए 5 अंक यहाँ पर हैं, 5 13 हो गए, 13 2 15 हो गए। 100 अंकों का पेपर है, 15 2 17, 17 1 18, 18.5 हो गए। अब 18.5 के बाद जो है 2 20, 4 24, 24 हो गए, 24 4 28, 24 4 28 हो गए, और 28 और 5 33। हम गणना करके भी बता रहे हैं आपको।
टोटल गणना करने के उपरांत हमें ये मिलता है कि इस बच्चे की कॉपी में टोटल 96 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने? 100 में 96 अंक। इस बच्चे ने 100 में 96 अंक हासिल किए, यानी 95 प्लस। हे बच्चों, अगर आपको भी 95 प्लस लाने हैं तो बिल्कुल यही तरीका अपनाइए। ज़्यादा लंबा हाशिया मत खींचिए, बस छोटा सा, जितने कॉपी आपकी है बस 2 अंगुल का हाशिया, यानी आपकी जितनी स्केल होती है बस उतने भर का पतला पतला आप एक हाशिया खींच लीजिए। और हाशिया खींचा हुआ अगर मिले आपको कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में, तो बिल्कुल आपको हाशिया खींचने की जरूरत नहीं है, ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं, इसे हाशिया बोलते हैं, इसको खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर कुछ बच्चे हाशिया खींचते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इधर हाशिया आपको नहीं खींचना है, इससे बैड इफेक्ट पड़ता है। इधर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से मोड़ते हैं और इधर से मोड़ते हैं, नहीं, ये भी आपको नहीं करना, मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो बच्चों, आज हमारे पास जो कुछ उपलब्ध था हमने आपको अपना ज्ञान दे दिया है अपने हिसाब से। अब बाकी आप अपने हिसाब से बेहतर करने की सोचें और इससे बेहतर राइटिंग बनाएं, 95 प्लस जरूर लाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना और समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।